कहानी सब्जियों का हंगामा। रसोई की लाइट बुझ गई। फ्रिज का भारी सफेद दरवाजा बंद हो गया। अंदर छोटा पीला बल्ब बुझ गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। क्या वह चला गया? एक तीखी आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, मैंने इंसानों को ऊपर जाते हुए सुना। एक भारी गहरी आवाज गूंजी। रास्ता साफ है। अचानक फ्रिज का सबसे नीचे वाला दराज क्रिस्पर जीवंत हो उठा। पेनीड ब्रोकली ने उस प्लास्टिक की थैली को लात मारकर हटाया जिसमें वह सो रहा था। चलो सब लोग, जागो जागो। आज रात हमें एक मुद्दे पर बात करनी है। कार्ला। गाजर ने करवट बदली। उसकी नारंगी त्वचा धीमी रोशनी में भी चमक रही थी। ओह बेनी, बस भी करो। हमें पता है तुम क्या कहने वाले हो। मैं ये कहने वाला हूं, बेनी ने अपना सीना फुलाते हुए घोषणा की, कि मैं आधिकारिक तौर पर क्रिस्पर का राजा हूं। मुझे देखो, मैं एक पेड़ जैसा दिखता हूं। मैं विटामिन से भरा हूं। मैं इस दराज का सुपर हीरो हूं। माफ करना। एक गोल लाल आकृति आगे लुढ़की। वह टीना टमाटर थी। तकनीकी रूप से बेनी, मैं एक फल हूं। मेरे पास बीज हैं। मैं सोफिस्टिकेटेड हूं। मैं सलाद और सॉस में इस्तेमाल होती हूं। मुझे रानी होना चाहिए। पीछे के कोने से एक भारी उदास आवाज आई। वह पर्सी आलू था। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी चीज का राजा हूं। पर्सी ने अपनी मिट्टी वाली त्वचा को देखते हुए आह भरी। मैं बस उबड़ खाबड़ हूं और गंदा हूं। यहां तक कि मेरी आंखें भी असली आंखें नहीं हैं। उदास मत हो पर्सी, पेपे द जलापेनियो ने ऊपर नीचे कूदते हुए कहा। तुम हॉट हो। रुको, नहीं, मैं हॉट हूं। मैं जीवन का मसाला हूं। मेरे बिना यह दराज बोरिंग है। बहस तेज हो गई। बेनी ने दावा किया कि वह सबसे स्वस्थ है। कार्ला ने दावा किया कि वह सबसे कुरकुरी है। टीना ने दावा किया कि वह सबसे रसीली है। पेपे बस जश्न चिल्लाते हुए गोल गोल दौड़ रहा था। अचानक फ्रिज का दरवाजा खुला। दराज में रोशनी भर गई। सब्जियां जम गईं और फिर से साधारण खाना होने का नाटक करने लगीं। एक विशाल हाथ अंदर आया। उसने बेनी को पकड़ा। उसने कार्ला को पकड़ा। उसने पर्सी को पकड़ा। उसने टीना को भी पकड़ लिया और कटिंग बोर्ड पर रख दिया गया। बस अब सब खत्म, बेनी ने सोचा। तो एंड। लेकिन जैसे ही चाकू ने खटखट खट की आवाज की, कुछ अजीब हुआ। उन्हें अकेले नहीं खाया जा रहा था। उन्हें एक साथ पानी के एक विशाल गर्म बर्तन में डाला जा रहा था। जैसे ही पानी उबलने लगा, सब्जियां नरम होने लगीं। अरे! कार्ला गाजर ने बेनी के पास तैरते हुए फुसफुसाया। मेरा नारंगी और तुम्हारा हरा रंग साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और टीना को देखो, बेनी ने कहा। वह पानी को एक सुंदर लाल रंग में बदल रही है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। फिर पर्सी आलू के साथ कुछ जादुई हुआ। जैसे जैसे वह पका, वह थोड़ा घुलने लगा। उसके स्टार्च ने पतले पानी जैसे सूप को गाढ़ा, मलाईदार और आरामदायक बना दिया। पर्सी! पेपे जलापेनो चिल्लाया, जिसे अभी अभी ऊपर से डाला गया था। तुम यह कर रहे हो? तुम हम सबको एक साथ जोड़े हुए हो। पर्सी मुस्कुराया, जो आलू के लिए करना मुश्किल है। क्या मैं सिर्फ उबड़ खाबड़ नहीं हूं? नहीं, बेनी ने कहा। तुम्हारे बिना हम सिर्फ गर्म पानी और सब्जियां हैं। तुम्हारे साथ हम एक स्ट्यू हैं। जैसे ही बर्तन से भाप उठी, पूरे घर में खुशबू फैल गई। ये सिर्फ ब्रोकली या सिर्फ गाजर की महक नहीं थी। ये एक बिल्कुल नई महक थी। चटपटी, समृद्ध और एकदम सही। सब्जियों को महसूस हुआ कि भले ही वे अलग अलग आकार, रंग और स्वाद की थीं, वे दुश्मन नहीं थीं। वे सामग्री थीं। और साथ मिलकर उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो वे अलग होकर कभी नहीं बन सकते थे। कहानी की सीख, आप चाहे कुरकुरे हों, ऊबड़ खाबड़ हों, तीखे हों या मीठे, हर कोई मिश्रण में एक खास स्वाद लाता है। जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो हम हमेशा बेहतर होते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पिप और नन्हा सितारा। बहुत दूर सरसराते जंगल के बीचों बीच पिप नाम का एक छोटा सा हिजोग रहता था। पिप बहुत छोटा था और उसके शरीर पर कांटे नहीं बल्कि नरम बाल थे। पिप को एक चीज बहुत पसंद थी, चांदनी रात की चाय पार्टी। हर मंगलवार जब चांद चांदी के सिक्के की तरह गोल और चमकीला होता, पिप अपनी पसंदीदा केतली में पुदीने वाली चाय भर लेता। एक मंगलवार
जैसे ही पिप चाय डाल रहा था, कुछ अजीब हुआ। सन्ना, चमक, छपाक। आसमान से कुछ चमकीला गिरा और सीधा पिप की चाय की केतली में जा गिरा। पिप ने डरते हुए केतली के अंदर झांका। चाय में तैरता हुआ न तो नींबू का टुकड़ा था और न ही चीनी। वह एक नन्हा, चमकता हुआ सितारा था। ओह, क्या तुम ठीक हो? पिप ने धीरे से पूछा। सितारा चाय में तैर रहा था। उसकी चमक फीकी हो गई थी। मैं फिसल गया, सितारे ने उदास आवाज में कहा, जो एक छोटी सी घंटी की तरह लग रही थी। मैं बहुत जोर से चमकने की कोशिश कर रहा था और आसमान से नीचे गिर गया। अब मैं गीला हूं और मुझे ठंड लग रही है। पिप ने ऊपर देखा। आसमान बहुत ऊंचा था और पिप बहुत छोटा। चिंता मत करो, पिप ने बहादुरी से अपना सीना फुलाते हुए कहा। मैं तुम्हें घर वापस पहुंचाऊंगा। सबसे पहले पिप ने एक चम्मच लिया और सितारे को एक गुलेल की तरह वापस फेंकने की कोशिश की। बोइंग! सितारा ऊपर गया और पास ही सूखे पत्तों के ढेर में गिर गया। मैं बहुत भारी हूं, सितारे ने आह भरी। इसके बाद पिप ने बार्नबी से मदद मांगी। माफ कीजिए मिस्टर बार्नबी, क्या आप इस सितारे को घर भेज देंगे? बार्नबी ने जम्हाई ली। मैं चाहता तो हूं नन्हे पिप, लेकिन मेरे पंख थके हुए हैं और सितारे तो वहां रहते हैं जहां मैं भी नहीं जा सकता। पिप उदास होकर अपने मशरूम पर बैठ गया। सितारा अब कांपने लगा था और उसकी रोशनी बुझने लगी थी। तभी पिप को एक तरकीब सूझी। उसने पास की लंबी घास की ओर देखा। सुनो दोस्तों, हमें मदद चाहिए, उसने जोर से आवाज लगाई। धीरे धीरे घास में छोटी छोटी बत्तियां जलने बुझने लगीं। 1, फिर 10, फिर 100। ये जुगनू थे। क्या बात है पिप? जुगनू रानी ने पूछा। ये सितारा नीचे गिर गया है, पिप ने समझाया। इसे घर जाना है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत भारी है और बार्नबी के लिए बहुत ऊंचा। जुगनू रानी मुस्कुराई। शायद ये हम में से एक के लिए भारी हो, उसने कहा, लेकिन हम सबके लिए नहीं। सारे जुगनू एक साथ आए और एक चमकते हुए बादल की तरह बन गए। पिप ने धीरे से गीले सितारे को उठाया। जुगनुओं ने नीचे आकर सितारे को अपनी पीठ पर ले लिया। तैयार हो? पिप चिल्लाया, जोर लगा के। हैशा! एक साथ हजारों जुगनुओं ने सितारे को उठाया। वे ऊपर उठे, बहुत ऊपर। एक आखिरी धक्के के साथ उन्होंने सितारे को छात के ठीक बगल में उसकी जगह पर वापस रख दिया। सितारा तुरंत खुशी से सुनहरे रंग में चमकने लगा। उसने टिमटिमाते हुए पिप को धन्यवाद दिया। शुक्रिया पिप, शुक्रिया। पिप ने नीचे जंगल से हाथ हिलाया। वह वापस बैठ गया, अपने लिए एक कप चाय डाली और मुस्कुराया। वह बहुत खुश था। वह अब तक की सबसे बेहतरीन चांदनी रात की चाय पार्टी थी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था। उस जंगल में गज्जू नाम का एक हाथी रहता था। गज्जू बहुत विशाल था, लेकिन उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह हमेशा सोचता था कि वही जंगल का असली राजा बनना चाहिए। एक दिन गज्जू गर्व से जंगल में टहल रहा था। अचानक उसकी नजर एक छोटी चींटी पर पड़ी, जो अपने मुंह में खाना लेकर जा रही थी। गज्जू ने घमंड से कहा, ए छोटी चींटी, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मैं अभी तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। चींटी ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, भैया गज्जू, रास्ता बहुत चौड़ा है, कृपया थोड़ा सा साइड से होकर चले जाएं। यह सुनकर गज्जू बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपनी सूंड में पानी भरा और जोर से छोटी चींटी पर फेंक दिया। चींटी पूरी तरह भीग गई और गिर पड़ी। गज्जू जोर से हंसता हुआ वहां से चला गया। चींटी ने मन ही मन वादा किया कि वह इस घमंडी हाथी को सबक जरूर सिखाएगी। दोपहर में जब गज्जू एक पेड़ के नीचे गहरी नींद सो रहा था, चींटी चुपचाप उसके पास आई और उसकी सूंड के अंदर रेंग कर घुस गई। अंदर पहुंचकर उसने गज्जू को जोर जोर से काटना शुरू कर दिया। गज्जू दर्द से चिल्लाने लगा, आह, बचाओ, मेरी सूंड के अंदर कौन है, बहुत दर्द हो रहा है। तभी चींटी बाहर आई। गज्जू उसे देखकर हैरान रह गया और समझ गया कि यह उसी छोटी चींटी का काम है। गज्जू ने अपना सिर झुकाकर कहा, बहन चींटी, मुझे माफ कर दो, मैंने यह सोचकर बहुत गलती की कि तुम छोटी और कमजोर हो। चींटी मुस्कुराई और बोली, भैया गज्जू, कोई भी अपने शरीर के आकार से बड़ा या छोटा नहीं होता, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। अपने उस दिन के बाद
गज्जू ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और वह सभी का अच्छा दोस्त बन गया। कहानी की सीख, किसी को भी उसके आकार के कारण कम मत समझो। एक समय की बात है, सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लेकिन यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इस पेड़ पर कभी फल नहीं उगते थे। सिर्फ हजारों लाखों पत्ते थे जो हवा न चलने पर भी सरसराते रहते थे। गांव वालों का मानना था कि यह अनकही बातों का पेड़ है। नियम बहुत सरल था। अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आप किसी से कह नहीं पा रहे, चाहे वो किसी से माफी मांगना हो, किसी से प्यार का इजहार करना हो या कोई गहरा राज हो, तो आप इस पेड़ के पास जाकर धीरे से उसे फुसफुसा दें। जैसे ही आप वो बात कहेंगे, आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और पेड़ पर एक नया चमकदार हरा पत्ता उग आएगा। सालों तक लोग अपना बोझ इस पेड़ को देते रहे और पेड़ घना होता गया। एक दिन गांव का एक छोटा लड़का आरव पेड़ के नीचे खेल रहा था। उसने देखा कि पेड़ के पत्ते हरे नहीं बल्कि काले पड़ने लगे हैं। पेड़ झुक गया था, जैसे किसी भारी बोझ के नीचे दबा हो। उसकी टहनियां सूख रही थीं। आरव ने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया, पेड़ बीमार नहीं था। लोगों ने अपने इतने सारे राज और दबे हुए जज्बात उस पर लाद दिए थे कि अब वह और नहीं सह पा रहा था। आरव ने एक टूटे हुए काले पत्ते को उठाया और खेल खेल में उसे अपने कान से लगा लिया। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह उसके पड़ोसी राम काका की आवाज थी। मुझे माफ कर देना भाई, वो जमीन का झगड़ा मेरी गलती थी। आरव हैरान रह गया। आरव दौड़कर राम काका के पास गया और बोला, काका, पेड़ कह रहा है कि आप माफी मांगना चाहते हैं। अगर आप उनसे असली में कह देंगे तो पेड़ ठीक हो जाएगा। राम काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि पेड़ से कहकर उन्होंने सिर्फ अपना मन हल्का किया था। उसी शाम राम काका अपने भाई के घर गए और गले मिल लिए। अगली सुबह जब आरव पेड़ के पास गया तो उसने चमत्कार देखा। पेड़ पर एक ताजा सुनहरा पत्ता चमक रहा था। आरव समझ गया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको समझाया। धीरे धीरे लोग पेड़ के पास अपना राज बताने नहीं बल्कि हिम्मत मांगने आने लगे। जिस बेटे ने पिता से बात बंद कर दी थी, उसने जाकर बात की। जिसने प्यार का इजहार नहीं किया था, उसने चिट्ठी लिखी। जैसे जैसे लोगों ने अपनी अनकही बातें असलियत में कहनी शुरू की, पेड़ का बोझ कम होता गया। वह फिर से हरा भरा और मजबूत हो गया। कहानी की सीख, दिल की बात को दबाकर रखने से या किसी और पर डाल देने से सुकून तो मिलता है, लेकिन समाधान नहीं। रिश्तों को ठीक करने के लिए कह देना ही सबसे बड़ा जादू है।